आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। Whatever crazy sorrow saith, no life that breathes with human breath has ever truly for long for death। इस कविता का नाम है द टू वॉइसेस। इसे लिखा है ब्रिटेन के कवि अल्फ्रेड टेनिसन ने। हिंदी में इसका मतलब होता है जो जिंदगी जी रहा है, चाहे कितने भी दुख का समय क्यों ना आ जाए, वो कभी भी मौत के लिए नहीं तड़पेगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता होगा? जब इंसान बहुत अधिक शारीरिक कष्ट में हो, तब क्या उसके मन में ये ख्याल नहीं आता होगा कि वो मर ही जाए तो बेहतर है, या उसे मार दिया जाए? आप सोच रहे होंगे मैं आज मृत्यु पर बातें क्यों कर रहा हूं, पर बात यहां केवल मृत्यु पर नहीं हो रही है, बात हो रही है इच्छा मृत्यु पर। और ये कविता भी इसी से जुड़ी है। इच्छा मृत्यु जिसे कहते हैं यूथनेशिया, कई देशों में इसे लेकर कानून बनाए गए हैं। यानी इस पर बात करना कोई अपराध नहीं है, बल्कि कई देशों में किसी की मदद से लेकर इच्छा मृत्यु दी तक जाती है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमन गुप्ता और ज्ञान ध्यान के इस पॉडकास्ट में आज हम एक नए विषय के साथ आए हैं। और आज का विषय है यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु। तो यूथनेशिया शब्द आया है ग्रीक भाषा के यूथेनेतोस शब्द से। इसका मतलब होता है अच्छी मृत्यु। कई बार इसे मर्सी किलिंग भी कहा जाता है। यानी आप किसी पर करुणा दिखाकर, दया दिखाकर उसे मार दें तो वो इच्छा मृत्यु की श्रेणी में आएगा। या फिर असिस्टेड सुसाइड, यानी अगर कोई आत्महत्या कर रहा है और आप उसकी मदद कर रहे हैं तो वो भी एक तरह का यूथनेशिया ही है। इच्छा मृत्यु हमें ये हक देता है कि इंसान खुद तय करे कि वो अपनी आखिरी सांसें कब लेना चाहता है। पर ये इतना आसान भी नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि एक वयस्क व्यक्ति है जो किसी बीमारी से जूझ रहा है और जो कभी ठीक नहीं हो सकती। बीमारी की वजह से वो घोर पीड़ा में है, अपना जीवन काट रहा है और उसके स्वस्थ होने की कोई अब आस नहीं बची है। ऐसी परिस्थिति में अगर वो लिखित में इच्छा मृत्यु की मांग करे तो उसके घर वालों को या डॉक्टर को उसका इलाज रोक देने या बंद कर देने की अनुमति होगी। इसमें दवाई, डायलिसिस और वेंटिलेशन जैसे हेल्थ सपोर्ट सिस्टम को रोक देने या बंद करने की अनुमति होती है। अब यूथनेशिया भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक्टिव यूथनेशिया यानी सक्रिय इच्छा मृत्यु, और दूसरा होता है पैसिव यूथनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। सक्रिय इच्छा मृत्यु में मरीज को जहर या पेनकिलर के इंजेक्शन का ओवरडोज देकर मौत दी जाती है। इस तरह की इच्छा मृत्यु को भारत समेत ज़्यादातर देशों में अपराध माना जाता है। वहीं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में यदि कोई शख्स लंबे समय से कोमा में है तो उसके परिवार वालों की अनुमति पर उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटाकर मौत दे दी जाती है। चूंकि नाम ही इच्छा मृत्यु है तो इसमें मरने वाले इंसान की इच्छा भी पूछी जाती है कि आखिरी समय में वो कैसे मरना चाहता है। इसे कहते हैं लिविंग विल। इसे आप कुछ हद तक वसीयत की तरह समझ सकते हैं। इसमें एक रोगी व्यक्ति ये बताता है कि अगर वो भविष्य में किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाए तो वो किस प्रकार से अपना इलाज कराना चाहता है। इस दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अगर बीमारी बहुत गंभीर हो जाए और मरीज अपने फैसले खुद लेने में सक्षम ना हो तो इस दस्तावेज में लिखी हुई चीज़ों के हिसाब से उसकी ज़िंदगी को लेकर फैसला किया जा सके। लिविंग विल हमेशा उसी स्थिति में लिखी जाती है जब वो व्यक्ति पूरी तरह से सचेत हो और बिना किसी दबाव के हो। अब जानते हैं कि दुनिया के किन किन देशों में इच्छा मृत्यु वैध है। तो स्विट्जरलैंड में असिस्टेड सुसाइड को मान्यता मिली हुई है, लेकिन यूथनेशिया को नहीं। असिस्टेड सुसाइड के लिए शर्त यह है कि इसके पीछे का इरादा ठीक होना चाहिए। स्विट्जरलैंड पहला ऐसा देश है जहां कोई विदेशी भी कानूनी रूप से यूथनेशिया कर सकता है। वहीं नीदरलैंड में यूथनेशिया और असिस्टेड सुसाइड दोनों वैध हैं। नीदरलैंड पहला ऐसा देश है जहां इच्छा मृत्यु को वैध माना गया था। 2002 से ही इसे वैधता मिली हुई है। यहाँ पर इस देश में 12 साल का लड़का भी इच्छा मृत्यु की मांग कर सकता है अगर उसके माता पिता की इजाज़त हो तो। इसके अलावा बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, कनाडा है, कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य और अमेरिका के कुछ राज्य जैसे वाशिंगटन, कैलिफोर्निया, हवाई, यहाँ पर भी इच्छा मृत्यु को मंजूरी प्राप्त है। DW की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में जून 2019 में इच्छा मृत्यु का कानून लागू हुआ था। ये सिर्फ उन लोगों पर लागू है जो जानलेवा बीमारी से पीड़ित हैं और उनका दिमाग ठीक काम कर रहा है, साथ ही साथ जिनके जीवन के सिर्फ 6 महीने बाकी हों। बेल्जियम ऐसा दूसरा देश है जहां गंभीर मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों को भी बहुत कड़ी शर्तों के साथ अपनी जान देने की कानूनी अनुमति है।
हालांकि शर्तों का ठीक से अगर पालन न हो तो ऐसे में मरने में मदद करने वाले को भी 1 से 3 साल तक की सजा हो सकती है। साल 2008 में लग्जमबर्ग में यूथनेशिया और मेडिकल मदद से जान देने को वैधता मिली। इसके लिए मरीज को बार बार मांग करनी होती है और कम से कम 2 डॉक्टर और एक मेडिकल पैनल को इसके पक्ष में लिखित रूप में सलाह जमा करनी होती है। वहीं साल 2015 में यूथनेशिया को मान्यता देने वाला कोलंबिया विश्व का चौथा देश बना था। हालांकि कोलंबिया की संवैधानिक अदालत ने 1997 में ही इसके पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं करना चाहते थे। कारण था कि देश का एक और कानून था जिसमें दया मृत्यु के लिए 6 महीने से 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान था। इसके साथ ही जर्मनी में भी साल 2017 में कोर्ट ने गंभीर रूप से बीमार मरीजों को दवा लेकर इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी थी और 1 साल के भीतर ही इस तरह की मौत चाहने वालों के करीब 108 आवेदन जर्मनी में आए थे। इनमें से कईयों ने ड्रग लेकर यूथनेशिया किया था, यानी अपनी जान दी थी। वहीं कनाडा के क्यूबेक प्रांत ने जून 2014 में इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप दिया और अमेरिका के कुछ राज्यों जैसे ओरेगन प्रांत में 1997 से इच्छा मृत्यु वैध है। बाद में कैलिफोर्निया में भी इसे मान्यता मिल गई। खुदकुशी के इच्छुक व्यक्ति को डॉक्टर दवा देते हैं जिसे कॉकटेल कहा जाता है। इसे लेते ही मरीज सो जाता है और आधे घंटे के भीतर उसकी मौत हो जाती है। तो इन देशों में इच्छा मृत्यु वैध है। वैध की बात यहाँ इसलिए की गई है क्योंकि कई देश इसे अपराध की श्रेणी में भी रखते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, इटली समेत यूरोप के कई बड़े देशों में इच्छा मृत्यु को आज भी हत्या ही माना जाता है और इस पर बहुत बड़ी बहस है। दुनिया के कई देशों में अपने अपने रिलीजियस और एथिकल कंसिडरेशन यानी अपने विचार हैं, लेकिन क्या सच में ये एक बहस का मुद्दा है? क्या ये एक अधिकार है या अपराध है? इसे समझने के लिए मैंने बात की शिमला हाई कोर्ट की एडवोकेट शिखा चौहान से। देखिए, अगर हम इच्छा मृत्यु की बात कर रहे हैं तो इच्छा मृत्यु को क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरीज में। एक तो पैसिव यूथनेशिया है जिसमें जो पेशेंट है वो इस स्थिति में नहीं होता है कि वो मांग सके कि मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए। वो किसी मशीन पर, वेंटिलेटर पर, किसी ऐसी मेडिकेशन पर है जहां पर उसको जिंदा रखने के लिए उस मेडिकेशन का होना जरूरी है और वो अपनी सही या गलत का फैसला वो खुद नहीं ले सकता है। तो उस स्थिति में जो उसका टेक केयर कर रहा है, जो उसका ध्यान रख रहा है, वो इस तरह की विश कर सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो और देशों में और इस तरह से जो आपका जैसे सवाल भी है कि ये वेदर इट इज अ बोन या ये जो है वो श्राप है, अगर कोई इंसान मैलाफाइटी इंटेंशन से, गलत इंटेंशन से किसी ऐसे इंसान के बारे में डिसीजन लेना चाहता है जो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता, तो मुझे लगता है कि वो श्राप है। और उस इंसान को जो वेंटिलेटर पर या मेडिकेशन पर है या ऐसी स्थिति में है जो अपना निर्णय खुद नहीं ले सकता है, उसके लिए ये हो सकता है कि वो जीने की चाहत उसके अंदर हो सकता है उसका जो फिजिकल कंडीशन है वो शायद जिंदा नहीं है, लेकिन उसका जो माइंड का जो सिस्टम है वो फंक्शन कर रहा हो और वो शायद जीना चाहता है, तो उसको जीने का पूरा अधिकार है। उस स्थिति में ये डेफिनेटली श्राप है और उसके लिए जो दूसरा इंसान जो अगर ये कह रहा है कि इसको इच्छा मृत्यु दे दी जाए क्योंकि ये बिना मेडिकेशन के जिंदा नहीं रह सकता, और वो एक हाइपोथेसिस है, वो फ्यूचर के बारे में सोच के कह रहा है, हम नहीं कह सकते हैं, उस स्थिति में तो देखो ये जो है वो श्राप है और दूसरे इंसान के बारे में ये डिसीजन लेना जो है वो मुझे लगता है कि सही नहीं है। और दूसरा, जहां पर वो एक्टिवली ये डिसीजन ले सके, जहां पर हो सकता है उसका कोई ऐसा अंग काम नहीं कर रहा है जो जीने के लिए बहुत जरूरी है, वो किसी दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंडेंट है और बिना मेडिकेशन के नहीं, और वो खुद अपना निर्णय ले सकता है कि मैं ऐसी जिंदगी अब बसर नहीं करना चाहता हूँ, उस स्थिति में ये डेफिनेटली एक बोन है, डेफिनेटली एक जो है वो राइट है और होना चाहिए भी। अब बात करते हैं भारत में इच्छा मृत्यु पर। तो भारत में इच्छा मृत्यु की चर्चा अरुणा शानबाग मामले में देखने को मिली थी। अरुणा मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में नर्स थीं। वहीं के एक वार्ड बॉय ने 1973 में अरुणा के साथ दुष्कर्म किया था और उसके साथ मारपीट भी की थी। इसके बाद अरुणा कोमा में चली गई थी और 42 सालों तक उसी अस्पताल में कोमा में रहीं। अरुणा को लकवा मार गया था और आंखों की रोशनी चली गई थी, बोल भी नहीं सकती थी, निमोनिया से पीड़ित थी। तो अरुणा के कुछ संबंधियों ने 2011 में उनकी इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए एक याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया। हालांकि फिर 18 मई 2015 को अरुणा शानबाग की मौत हो गई। फिर भारत में 9 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 5 जजों के पैनल ने पैसिव यूथनेशिया को कानूनी रूप से वैध करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के यूथनेशिया कानून को रूप देने के बाद भारत में अब तक इसे लेकर कोई कानून नहीं है। इसी साल 2021 में इस मामले पर केंद्र की मोदी सरकार से लोकसभा में सवाल भी पूछा गया था, जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा था कि पैसिव यूथनेशिया कानून पर चर्चा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत गठित एक्सपर्ट कमेटी अभी तक अपनी सिफारिश पेश नहीं कर पाई है। सिफारिश मिलने के बाद ही पैसिव यूथनेशिया पर कानून को लेकर कोई कदम बढ़ाया जाएगा। अब सवाल यह है कि भारत में अब तक इस पर कानून क्यों नहीं है। शिखा चौहान इस पर क्या कहती हैं, सुनिए। देखिए, क्या होता है कि जब कोई कानून बनता है और खासकर जब अदालतों में कानून बनते हैं तो वो उस बेस पर बनते हैं जिस तरह के फैक्ट्स और जिस तरह का मैटर अदालतों के सामने आता है। अब इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि हो सकता है कि इस तरह के मैटर बहुत कम है जो अदालतों में गए हैं और इसी वजह से ये डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं कि हमारे कानून शायद इसमें नहीं बन पा रहे हैं। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में जो एक वोट बैंक पॉलिटिक्स है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है और ये वाला जो इशू है ये अपने आप में एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। जैसे मैंने पहले कहा कि कोई इंसान अगर जीना चाहता है लेकिन अपना निर्णय खुद किसी को बताने के लायक नहीं है, उस स्थिति में नहीं है, तो उसके लिए कोई कानून बनाया जाना अपने आप में बहुत बड़ा एक ओपिनियनेटेड बात है और बहुत सोचने की बात है कि उस इंसान के बारे में निर्णय लेने का अधिकार किस को होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक जो पैसिव सिस्टम हमारे हिंदुस्तान के अंदर आ गया है, खास करके जो पॉलिसी मेकिंग में और जो लॉ मेकिंग में है, वो एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है क्योंकि इस तरफ शायद हम लोगों की सोच अभी तक गई नहीं है, क्योंकि ऐसे हजारों इंसान शायद हमारे देश में होंगे जो इस कानून का इंतजार कर रहे हैं और शायद इच्छा मृत्यु होना और ना होना का जो क्लासिफिकेशन है वो होना बहुत जरूरी है। तो ना होने का कारण शायद हमारा जो एक पैसिव सिस्टम हो गया है उसकी भी वजह हो सकती है। तो ये थी शिमला हाई कोर्ट की एडवोकेट शिखा चौहान। और इसी के साथ आज के ज्ञान ध्यान के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। हाँ, अगर आप किसी विषय पर चाहते हैं कि ज्ञान ध्यान हमें करना चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं radio@aajtak.com पर। ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड के लिए जानकारी जुटाई थी हमारी टीम के साथी सौम्या श्री ने। इसके अलावा हमारे पॉडकास्ट आपको तमाम ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी मिल जाएंगे, जैसे स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, पॉडचेजर। यहाँ पर जाकर आप हमारे प्रोग्राम सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई अपडेट आपसे छूटने ना पाए। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। वो पॉपुलर मेरेठी का एक शेर है, हमें परहेज की बारीकियां समझाई जाती हैं, हसीन शामों में जब लजीज दावतों के दिन आए। अच्छा, उन्होंने ही लिखा था ना, वलीमा वलीमा। वही है। एक तो इतने अंदाज है करल हुए कि हसरत वलीमा 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 वलीमा। तो पॉपुलर मेरेठी उसी से पॉपुलर हुए हैं। मैं मुशायरों में तुरंत जवान हो जाता हूँ। मैं अभी उसी चार्ज की बात कर रहा था, वो चार्ज में आ जाता है। दाद देने में जो मजा आता है एनर्जी से। अरे ये कैसा खेल खेला जा रहा है, जो सीधा है वो पेला जा रहा है। 3 रंगों के 3 किरदार, ताऊ, बाबा और मैं यानी सरदार। हर हफ्ते हम करते हैं बतकही, सारे जहान का ज्ञान और मजेदार गप भी। सुनिए हमारा वीकली पॉडकास्ट 3 ताल, नया हफ्ता नया बवाल। aajtak.in/radio के साथ साथ स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट और गूगल पॉडकास्ट जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।